नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज आपकी क्लास जो होगी, जो हमारा एनएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके जो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने आज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, ये पहली क्लास होगी और जो ये सीरीज़ चलेगी इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछली एग्ज़ाम में आ चुके हैं या और सारे एग्ज़ाम में जो एग्रीकल्चर के हुए हैं उसमें आए हैं। ठीक है, क्योंकि एनएससी का जो एग्ज़ाम होता है ये पिछले वाले क्वेश्चन बहुत उठाते हैं। ठीक है, ये इस एग्ज़ाम में पिछले वाले जो आए क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत उठते हैं हर एक एग्ज़ाम के। ठीक है, तो उसी के मुताबिक आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपके लिए जो हमारी नेमरा सुंडा की सीरीज चल रही थी, ठीक है, सुंडा की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, ठीक है, उसका एक जो है क्वेश्चन एक जो उसका पार्ट है वो बचा हुआ है, उसको भी हम एक दो दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसकी एमसीक्यू सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो इसकी थ्योरी सीरीज चल रही है, ठीक है, जो मैराथन के तौर पे चल रही है, उसके भी आपको अगला जो पार्ट होगा एक दो दिन में उसको भी वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ज्वाइन करिए और जो हमारा थ्योरी का और नेमरा सुंडा की एमसीक्यू की सीरीज है, ठीक है, उसे भी ज्वाइन करिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द ईयर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम विल प्रोग्राम टू कंडक्ट फॉर्म लेवल ऑफ सॉइल एनालिसिस एंड लॉन्च्ड। ये जो हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ठीक है, किस ईयर लॉन्च की गई? आपके पास ऑप्शन है 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका सही आंसर है 2015। कौन सा सही आंसर? 2015। ये कब लॉन्च की गई थी? ये की गई थी 19 फरवरी 2015 को। कब लॉन्च की गई थी? 19 फरवरी 2015 को। किसने लॉन्च किया था? पीएम जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये कहाँ लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी हमारे कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये क्यों लॉन्च की गई थी? ये स्कीम हमारी जो सॉयल होती है, ठीक है, सॉयल होती है, उसकी हेल्थ की जांच के लिए लॉन्च की गई थी। हेल्थ की जांच में हमारे जो न्यूट्रिएंट वगैरह आते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट वगैरह उनकी जांच के लिए, ठीक है, कंडीशन हमारी सॉइल की कैसी है उसको देखने के लिए, कि अगर हमने जान लिया कि अगर सॉइल टेस्टिंग हमने कर ली, उसमें हमने जान लिया कि हमें नाइट्रोजन की कमी हमारे सॉइल में, तो इसके हिसाब से हम अपनी सॉइल की हेल्थ को सुधारने के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता करा सकते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम का मेन मकसद ये है कि सॉइल की हेल्थ को कैसे सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, द प्रीमियम टू बी पेड बाय ऑल फार्मर्स इन केस ऑफ खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप है, ठीक है, उसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें जो प्रीमियम दिया जाता है, कितने परसेंट दिया जाता है? ऑप्शन है 1.5%, 2%, 2.5% या 3%। 1.5%, 2%, 2.5% या 3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2%। खरीफ की बात करते हैं तो कितना? खरीफ की बात करते हैं तो कितना? 2% हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग रबी की क्रॉप की बात करते हैं, ठीक है, अगर रबी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.5% प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी फसल ख़राब होती है तो हम लोग कितना सरकार जो हमें देती है कितना परसेंट प्रीमियम देती है? ये देती है हमारी 1.5%। वहीं अगर बात करते हैं हमारी जो कॉमर्शियल क्रॉप होती है, ठीक है, कॉमर्शियल के साथ साथ जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है, ठीक है, इन दोनों के लिए कितना होता है? 5% प्रीमियम होता है। कितना प्रीमियम होता है? 5% प्रीमियम होता है। अगर हम फंड की बात करें, ठीक है, जो इंश्योरेंस दिया जाता है 90% दिया जाता है सेंटर के द्वारा और 10% दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 90 और 10 का इसमें रेशियो रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर चैनल। उसे क्या कहते हैं? जो हॉरिजेंटल फ्लो चलता है वाटर का, ठीक है, उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं क्षैतिज प्रवाह। ठीक है, जो हमारा पानी होता है या जल होता है उसके क्षैतिज प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपेज बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, सेचुरेशन बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, इसका सही आंसर होगा सीपेज। हॉरिजेंटल का मतलब होता है जैसे हमारा वाटर होता है तो ये इस तरीके से सीपेज के तौर पे हॉरिजेंटल तरीके से चलेगा। ठीक है, वहीं अगर लीचिंग की बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमारी सॉइल है, ठीक है, हमारा वाटर जो है यहाँ पे आया,
इस सॉइल पे हमारा वाटर आ गया, ठीक है। अब ये वाटर नीचे, और यहाँ पे हमारे मिनरल भी पड़े हुए हैं, तो ये वाटर मिनरल के साथ साथ ये नीचे की तरफ ज़मीन के अंदर चला जाएगा, सब सरफेस में, सब सरफेस यानी अंडरग्राउंड हो जाएगा या नीचे चला जाएगा ज़मीन के अंदर। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग लीचिंग कहेंगे। मतलब वाटर के साथ क्या जाते हैं, मिनरल्स भी जाते हैं। क्या जाते हैं, मिनरल या न्यूट्रिएंट। मिनरल या न्यूट्रिएंट अगर वाटर के साथ जाते हैं तो वो किस टाइप का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लीचिंग। सेचुरेशन क्या होता है, हमारे जो सॉयल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, हमारे जो सॉयल पार्टिकल होते हैं वो एयर, उनमें जो है एयर ना रह के वो 100% जो है वाटर से भर जाते हैं। किससे, पानी से भर जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेशन कहते हैं या संतृप्ति कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, सीपेज। हॉरिजॉन्टल फ्लो जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राउंड रेवोल्यूशन या जिसे गोल क्रांति कहते हैं वो किससे संबंधित है, फिश से, ठीक है, या मछली से, बायोफ्यूल या जैव ईंधन से, पोटैटो से या आलू से, ऑयल सीड से या तिलहन से। तो इसका सही आंसर होगा पोटैटो। पोटैटो कैसा होता है, आलू कैसा होता है, गोल होता है, यानी कि राउंड हो जाएगा। तो राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, आलू से। अगर फिश की बात करते हैं तो इससे जो हमारा ब्लू रेवोल्यूशन होता है, ब्लू रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन होता है, वो किससे संबंधित होता है, वो हमारा फिश से होता है। बायोफ्यूल की बात करते हैं तो हमारा जो ब्लैक रेवोल्यूशन होता है, ब्लैक रेवोल्यूशन होता है, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, बायोफ्यूल से। ऑयल सीड की बात करते हैं, ठीक है, जो येलो रेवोल्यूशन है, येलो का मतलब हो गया पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, वो किससे संबंधित है, वो हमारा संबंधित है ऑयल सीड से, ठीक है। ऑयल सीड से कौन संबंधित है, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑयल सीड रेवोल्यूशन की तो इसके जो फादर हैं कौन है, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा अगर फादर पूछ लेता तो कौन हो जाएंगे, सैम पित्रोदा हो जाएंगे। वहीं अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर देता तो इसके फादर कौन है, अरुण कृष्णन। कौन है, अरुण कृष्णन इसके फादर हैं, ठीक है। तो अगर राउंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका किससे संबंधित है, ये आलू से संबंधित है या पोटैटो से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिश या मछली उत्पादन से, ठीक है। मिल्क की बात करते हैं तो ये वाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है, वाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। किससे रिलेट करता है, वाइट रेवोल्यूशन से। ऑयल सीड मैंने अभी आपको बताया येलो रेवोल्यूशन, इसके फादर कौन है, सैम पित्रोदा है, ठीक है। पोटैटो मैंने अभी आपको बताया राउंड रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, पोटैटो प्रोडक्शन से। वहीं अगर बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, इसके फादर हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को वाइट रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। किसे, वर्गीज कुरियन को वाइट रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, फिश प्रोडक्शन या मछली उत्पादन ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। इसके फादर कौन है, अरुण कृष्णन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन ग्राउंडनट कल्टीवेशन। जो हमारा ग्राउंडनट कल्टीवेशन या मूंगफली की जो खेती होती है उसमें किस तरीके का हम लोग कल्चर देते हैं। सबसे फर्स्ट जो कल्चर हम देते हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा किसे प्रायोरिटी दी जाती है, फास्फोबैक्टीरिया कल्चर को, माइकोराइजा को, राइजोबियम को या एजोस्पाइरिलम को। फास्फोबैक्टीरिया को, माइकोराइजा को, राइजोबियम को या एजोस्पाइरिलम को। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है किसे दी जाती है, फास्फोबैक्टीरिया को। किसे दी जाती है, फास्फोबैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फास्फोबैक्टीरिया इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएसपी फॉर फूड ग्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस। जो हमारी एमएसपी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा डिस्कस किया दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है, जो हमारी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो फूड ग्रेन्स हैं उनके लिए कब इंट्रोड्यूस हुआ, ऑप्शन है 1962, 1962,
1964, 1963, 1965, 1962, 1964, 1963 या 1965। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1964 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ है, कब आया, 1964 में आया। कब आया, 1964 में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल इरोजन इज आल्सो नोन एज, जो हमारा प्राकृतिक अपरदन होता है, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं? वाटर इरोजन या जल क्षरण, सॉलिड इरोजन या गंदा कटाव, या जूलॉजिकल इरोजन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूवैज्ञानिक क्षरण, या एक्सिलरेटेड इरोजन जिसे हम क्या बोलते हैं, त्वरित क्षरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल इरोजन। क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल इरोजन। ठीक है, अगर वाटर इरोजन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है रैन। रैन से कैसे होगा, अगर हमारी कोई ड्रॉप, ठीक है, रैन आती है, वर्षा बारिश होती है, तो उसकी जो एक बूंद आती है वो ज़मीन पे टकराती है। तो जब वो ज़मीन से टकराएगी तो उसमें स्पीड होगी, तो उस स्पीड से अगर टकराती है तो वहाँ की मिट्टी जो है उखड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रैन ड्रॉप इरोजन कहते हैं। दूसरा इसी में आता है, ठीक है, अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा इसी में आता है। एक तो हो गया रैन ड्रॉप, दूसरा हो गया हमारा शीट इरोजन। शीट इरोजन हो गया, शीट इरोजन हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें पतली परत जो होती है, ठीक है, पतली परत जो होती है, थिन लेयर जो होती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, हल्की हल्की जो परत होती है भूमि की या सॉइल की, वो क्या होती है, पानी के द्वारा वो कट जाती है, उसे कहते हैं शीट इरोजन। शीट का मतलब होता है परत, इरोजन मतलब कट जाना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो तीसरा होता है वो होता है रिल इरोजन। क्या होता है, रिल इरोजन। ठीक है, क्या होता है, रिल इरोजन। इसमें क्या होता है, जब बारिश की बूंद नीचे गिरी, ठीक है, तो वहाँ धीरे धीरे बनने लगी, जिससे कि हल्की हल्की मिट्टी कटी और छोटी छोटी नालियाँ बनाकर, ठीक है, वो एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह पानी ले जाने लगा। इसे हम कहते हैं रिल इरोजन, जिसमें कि छोटी छोटी नालियाँ बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है गली इरोजन। इसी में हो जाएगा वाटर इरोजन में गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन क्या होता है, इसमें जो है बड़ी नालियाँ बन जाती। क्या होता है, इसमें जो नालियाँ होती हैं वो बड़ी बन जाती, इसे कहते हैं गली इरोजन। क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेचुरल जो इरोजन होता है या प्राकृतिक अपरदन होता है, उसे हम लोग जानते हैं जियोलॉजिकल इरोजन के बारे में। ठीक है, अगला है हमारा, ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन विच न्यूट्रिएंट, जो हमारी काली मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन फास्फोरस की, लाइम, इसे नींबू नहीं होगा, लाइम मतलब चूने की, आयरन या लोहा की, पोटास की, इनमें से किसकी जो है काली मिट्टी में कमी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। क्या बात करते हैं, ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया में लगभग 15% तक पाई जाती है। कितनी, 15% तक ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, ठीक है, तो हमारा जो ब्लैक सॉइल होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारा वर्टिसॉल्स। क्या होता है, वर्टिसॉल्स इसका ऑर्डर होता है। क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, वर्टिसॉल्स होता है। और इंडिया में कितने परसेंट लगभग पाई जाती है, 15% लगभग पाई जाती है। इसमें किस तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एजोला क्या है? एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज इन कोल्ड वाटर, एक जीव जो ठंडे पानी में बढ़ता है। एन एनिमल फाउंड इन साइबेरिया, जो साइबेरिया में पाया जाने वाला एक जानवर है। एक ग्रास दैट ग्रोन इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में उगने वाली घास, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जानवर तो कोई है नहीं, जीव कोई है नहीं, ठीक है ना, तो ये साइबेरिया में पाया जाने वाला जानवर है। ये क्या है, एक घास है जो कि ठंडे जल में ग्रो होती है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटी छोटी पत्तियों से लेके, जैसे हम लोगों के यहाँ तालाब वगैरह या जो पानी जहाँ पे अक्सर भरा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे छोटी छोटी पत्तियों के जैसी जो लेयर बन जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एजोला। ठीक है, किसे कहते हैं, उसे कहते हैं एजोला। ठीक है, घास जैसा दिखता है। ये कहाँ यूज किया जाता है, ये राइस का जो कल्टीवेशन करते हैं, राइस की खेती करते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, एजोला। किस में करता है, राइस में करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ये एक घास है जो कि ठंडे कोल्ड वाटर में, ठीक है, ग्रो होती है, जो कि क्या करती है, इसके आगे जोड़ लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती। किस क्रॉप में करेगी? राइस में करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज सुटेबल फॉर हैविंग सॉइल्स। किस टाइप की सॉइल के लिए जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है सुटेबल रहता है? लोमी स्ट्रक्चर के लिए, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी के लिए, क्ले सॉइल के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन रहता है वो सभी के लिए सुटेबल रहता है। जो लोमी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए भी, अंडुलेटिंग सॉइल का मतलब होता है जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती हैं उनके लिए भी सही रहता है, और जो क्ले सॉइल होती है उनके लिए भी सही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं तो इसमें वाटर सेविंग की बात करते हैं। सेविंग की बात करते हैं 25 से 50% तक इसमें वाटर जो है सेव रहता है। इफ़िशियंसी की बात करते हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी की बात करें इसके वाटर की, तो इफ़िशियंसी 50 से 75% तक होती है। कितनी होती है? 50 से 75% तक होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो प्रेशर होता है, जो इसमें प्रेशर होता है वो कितना होता है? 2.5 से 4.5। कितना होता है? 2.5 से 4.5 तक होता है, ठीक है। अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं स्प्रिंकलर में कितना डिस्चार्ज होता है, तो 1000 लीटर जो होता है, ठीक है, 1000 लीटर 1 घंटे में इसमें डिस्चार्ज होता है। मतलब 1 घंटे में 1000 लीटर की सिंचाई कर देगा। कौन? स्प्रिंकलर। कौन कर देगा? स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है 1 घंटे में 1000 लीटर की सिंचाई कर देगा। तो सेविंग कितना हो गया? वाटर सेविंग 25 से 50%। इफ़िशियंसी की बात करते हैं 50 से 75%। प्रेशर की बात करते हैं 2.5 से 4.5 होगा। और डिस्चार्ज की बात करते हैं तो 1000 लीटर पर हेक्टेयर होगा, सॉरी पर आवर होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिंग इज रिलेटेड विद। रैपिंग किससे संबंधित है? शुगर केन से, ग्राम से, टोबैको से, बनाना से। शुगर केन से या गन्ना से, ग्राम से, या जिसे हम क्या बोलते हैं चना से, ठीक है। ग्राम मीन्स क्या होता है? चना होता है। टोबैको या तंबाकू से, बनाना या केला से। तो अगर रैपिंग की बात करें तो ये संबंधित है शुगर केन से। किससे संबंधित? शुगर केन से। हमारा जो प्लांट होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा प्लांट है, कई सारे एक जगह से प्लांट है, ठीक है। रैपिंग क्या होता है? इनकी पत्तियों को, जो हमारा शुगर केन का प्लांट गन्ने का पौधा होता है उसकी पत्तियों को निकाल लिया जाता है, ठीक है। जब उनकी पत्तियों को निकाल लिया जाएगा तो उनकी जो हरी पत्तियां होती हैं उनको निकाल के फिर आपस में बांध दिया जाता है। बांधा क्यों जाता है? क्योंकि ये जब पानी या जल भराव वगैरह हो तो ये नीचे गिरेगा ना, ठीक है। जब इनकी बढ़वार होती है तो लंबे हो जाते हैं, जिसके कारण ये ज़मीन में गिर जाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है या गल जाता है। तो उसके लिए हम इसे बांध देते हैं। बांधते किससे? रैपिंग क्या होता है? इसे हम ग्रीन लीफ से बांधते हैं, ग्रीन लीफ से बांधते हैं, उसे कहते हैं रैपिंग। WRAPPING। एक कुछ इसी में टर्म आता है टाइंग। टाइंग क्या होता है? टाइंग होता है इसमें पत्नियों से ना बांध के किसी और चीज़ से बांध देते हैं। जैसे हम लोग रस्सी से कभी कभी बांध देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं से किसी प्लांट की चीज़ ला के उससे बांध देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं टाइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चना में। इसमें हम क्या करते हैं? निपिंग करते हैं। क्या कहते हैं? निपिंग करते हैं। चना की ऊपर की पत्तियों को हम लोग हटा देते हैं, उसे कहते हैं निपिंग, ठीक है। अगर केला की बात करते हैं, बनाना की, इसमें क्या करते हैं? इसमें प्रॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपिंग। प्रॉपिंग की बात करें तो हमारा जो बनाना का प्लांट होता है वो क्या होता है, जब उसमें वो जो बंच आ जाती है, ठीक है, जो बंच आती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जब उसका वेट हैवी होता है तो प्लांट को क्या करती है, वो प्लांट को नीचे गिरा देती है, जिसके कारण हमारा जो प्लांट होता है वो सड़ने लगता है और ख़राब हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट में अलग से एक एक जो सहारा देने वाला चीज़ है वो लगा देते हैं, जिससे कि वो प्लांट उसकी तरफ गिरे ना। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपिंग कहते हैं। ये हम लोग गन्ने में भी करते हैं। जब गन्ना को ना गिराना होता है तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ लगा देते हैं जिससे कि वो गिरे ना, ठीक है। तो समझ में आया कि रैपिंग किससे संबंधित है? रैपिंग संबंधित है शुगर केन से। नेक्स्ट है हमारा डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट फर्स्ट अपेयर एट। मतलब जो डिफिशियंसी जो कैल्शियम का होता है प्लांट में सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? लोअर लिप्स में,
मिडिल लीव्स में, टर्मिनल लीव्स में, या ऑल ऑफ द लीव्स। तो देखो हमारे 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ओल्ड लीव्स होती है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पे डिफिशियंसी दिखाते हैं। एक हमारे होते हैं जो दोनों पत्तियों में, ठीक है, जो पुरानी और नई दोनों पत्तियों में दिखाते हैं। तीसरा हमारा होता है जो केवल हमारी जो क्या होती है टर्मिनल लीव्स में दिखाता है, इसमें टर्मिनल कह लें या न्यू कह लें, ठीक है, उसमें दिखाता है, ठीक है। एक जो हमारा होता है वो नई पत्तियों में दिखाता है, केवल नई पत्तियों में दिखाता है, ठीक है। जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब ऊपर की पत्तियों में, एक हमारा जो होता है नई पत्तियों में दिखाता है, ठीक है। ओल्ड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, NPK, MgMO, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे जो है पुरानी पत्तियों पे दिखाते हैं। पुरानी पत्तियां कहाँ होंगी, मान लिया ये हमारा प्लांट हो गया, तो जो हमारी पुरानी पत्ती निकलेगी, ठीक है, ये कहाँ होगी, ये नीचे होगी, यानी कि इनकी जो डिफिशियंसी, ठीक है, जो दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है, नीचे की पत्तियों में, ठीक है, क्योंकि जो नई पत्तियां होती है वो ऊपर ही तो बढ़ेंगी ना, तो जो पुरानी पत्तियां होती है नीचे की तरफ इनकी डिफिशियंसी दिखाई देती है। बोथ की बात करें, जो जिंक होता है, क्या होता है, जो जिंक होता है, जिंक ऊपर और नीचे दोनों की पत्तियों में डिफिशियंसी दिखाई देता है, ठीक है। टर्मिनल की बात करते हैं, इसमें होता है कैल्शियम बोरान, जिसे हम कैब से याद कर सकते हैं। कैल्शियम बोरान जो कैब होता है ये इमोबाइल होता है, क्या होता है, इमोबाइल होता है, ठीक है, मतलब ये प्लांट में इतना सुस्त रहता है कि ये नीचे से ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो डिफिशियंसी दिखेगी कहाँ दिखेगी, टर्मिनल जो हमारी लीव्स होंगी, मतलब सबसे ऊपरी पत्तियों में इसकी डिफिशियंसी दिखेगी। टर्मिनल मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग, ठीक है। वही अगर न्यू की बात करते हैं तो इसके अलावा जो भी हमारे न्यूट्रिएंट बचे, ठीक है, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, हमारा मैग्नीज हो गया, ठीक है, निकिल हो गया, इस तरीके से जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होंगे उन नई पत्तियों पे हमारी डिफिशियंसी दिखाएंगे। किसमें, नई पत्तियों पे हमारी डिफिशियंसी दिखाएंगे, ठीक है। हाईली मोबाइल कौन से होंगे, ये होंगे जो हाईली मोबाइल होंगे, ठीक है, हाईली मोबाइल होंगे, ठीक है। और जो इमोबाइल होंगे कौन से होंगे, कैब होंगे। कैल्शियम और बोरान जो हमारे इमोबाइल होते हैं। बोथ मतलब जो ऊपर की पत्तियों में, निचली पत्तियों में, दोनों में डिफिशियंसी दिखाता है वो कौन सा होता है, जिंक होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनल लीव्स जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कैल्शियम और बोरान होता है जिसे हम कैब से याद कर सकते हैं, ये इमोबाइल होता है, क्या होता है, इमोबाइल होता है, यानी ये जो है, जैसे मान लो बिल्कुल सुस्त इंसान, ये अगर जड़ से अंदर खींचा गया, ठीक है, तो ये नीचे ही पड़ा रहता है, ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऊपर की पत्तियों में जब क्या जाएगा, टर्मिनल लीव्स में क्या करेगा, ये अपना जो है सिम्टम दिखाएगा कि वहाँ पे इसकी डिफिशियंसी पाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वीट कॉजिंग अस्थमा, किस वीट के द्वारा अस्थमा होता है, कृष्णनील, बथुआ, पार्थेनियम या हिरनखुरी। कृष्णनील हो गया, बथुआ हो गया, पार्थेनियम हो गया या हिरनखुरी हो गया। तो अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्थेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्थेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्थेनियम जो होता है इसे बोलते हैं कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, जो कि होता है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। क्या होता है, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होता है, क्या होता है, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होता है, ठीक है, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, क्रॉप रिक्वायरिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, किस क्रॉप में हमारी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, टोबैको आलू में, बार्ली जौ में, वीट गेहूं में या शुगरकेन गन्ना में। तो हमारी क्रॉप जो होती है ये 3 महीने की 4 महीने की फसल है, ये भी 3-4 महीने की फसल है, ये भी 3-4 महीने, तो इनकी क्रॉप की ज़रूरत इतनी नहीं है। और ये कब की फसल है ऐसे याद कर सकते हैं, ये पूरे 1 साल की फसल है। अगर हम रेटूनिंग करते हैं तो ये 2 साल की फसल हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन की ज़रूरत किस में होगी, शुगरकेन में। ऑब्वियस बात है, जब लंबी चलेगी तो लंबे समय तक हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन शुगरकेन में देंगे। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में ज़रूरत है होगी, शुगरकेन में ज़रूरत होगी। किस में होगी, शुगरकेन में ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुगरकेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दें
कि हमारी जो नेमरा सुंडा की, ठीक है, नेमरा सुंडा की MCQ सीरीज़ है, ठीक है, उसकी लास्ट क्लास बची हुई है, उसको हम 1-2 दिन में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी हमारी जो थ्योरी क्लास है, ठीक है, वो हमारा जो डेयरी हो गई, ठीक है, डेयरी हो गई, वीट साइंस हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी। इन तीनों की क्लास अपलोड कर दी जा चुकी है और जनरल एग्रीकल्चर इसकी क्लास अपलोड कर दी जा चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे जो क्लास होगी आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो इसके साथ साथ आप जो है जो NSC का जो MCQ है इसको देखते रहिए और इसके साथ साथ जो हमारे नेमरा सुंडा की सीरीज है उसको भी देखते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुगर केन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।